औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नासा यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। आज हम जो है इलेक्शन एक्ट, जो हमने लेक्चर नंबर 1 जो वेरी फर्स्ट डेमो लेक्चर था आपका, तो उसमें पार्ट 1 इसका देखा था सेक्शन 46 तक। तो आज जो है उससे सेक्शन 46 से ऑनवर्ड आज हम देखेंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए जो आपका इलेक्शन एक्ट है 15 नंबर का ग़ालिबन। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम देखेंगे। इस पे टोटल हमारे 5 से 6 लेक्चर्स होंगे इलेक्शन एक्ट के ऊपर। तो इसमें चैप्टर 4 तक हम बात कर चुके थे, 46 सेक्शन तक। सेक्शन 47 है वुमेन वोटर गैप। अब वोटर लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, ठीक है, और उनमें सपोज़ कर रहे हैं हम कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जो है ना वो 100 वोटर हैं मेल, ठीक है, और जो फीमेल वोटर हैं जी वो हैं वहाँ पे 85, ठीक है। अब जब इस तरह का गैप हो कि मेल और फीमेल की रेशो मोर देन 10% हो, यानी फ़ीमेल 10% से ज़्यादा कम है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो फ़ीमेल की ज़्यादा है, और किसी जगह पे मोर देन 10% फ़ीमेल कम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 85 फ़ीमेल वोटर हैं और 100 मेल हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, फौरी तौर पर स्पेशल इनिशिएटिव स्पेशल स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि वो CNIC इशू करें उन तमाम वुमेन वोटर्स को जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं। तो ये 47 सेक्शन इसका बताता है, आर्टिकल या सेक्शन 48 है चैप्टर 4 का, नॉन मुस्लिम डिसेबल एंड ट्रांसजेंडर वोटर्स। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, नादरा के साथ मिल के नॉन मुस्लिम और वो तमाम डिसेबल्ड या स्पेशल या डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होंगे उनके लिए, और जो ट्रांसजेंडर सिटीज़न हैं उनके लिए क्या करेगा कमीशन, और ये मिल के उनको रजिस्टर करेंगे, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को। यानी ये सेक्शन नॉन मुस्लिम डिसेबल और ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए है। फिर उसके बाद है सेक्शन 48। सेक्शन 48 सर जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम चैप्टर 1 से नहीं शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हो चुका है सर। चैप्टर 1 से अगर स्टार्ट कर देते तो बेहतर होगा। काफी सर जो डेमो लेक्चर हुआ था ना, डेमो लेक्चर 1, वो जी सर। इलेक्शन एक्ट जी जी का पार्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 46 तक वो मैंने करा दिया। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया। अगर किसी ने नहीं सुना तो इसको सुनने से पहले वो क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 सुन लेंगे, ठीक है, जी ठीक सर। क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक करा है चुके हैं तो टाइम ज़ाया होगा, वही बातें दोबारा मैंने करनी है। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको देख लेंगे। यूट्यूब का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे एडमिन ने भेजा भी होगा, दोबारा भी कहेंगे आप लोग तो भेज देंगे। सेक्शन 48 है, ये सेक्शन 48 था। अब 48A, अब उसमें नॉन मुस्लिम की तो बात हो गई। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदी जो है जिनको कादियानी ग्रुप कहा जाता है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। कोई भी शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो नॉन मुस्लिम है हमारे अकीदे के मुताबिक। तो अहमदी या लाहौरी ग्रुप ये एक ही बात है, इनकी समझ लें कि आगे एक सेक्ट है अहमदी लाहौरी ग्रुप अहमदी का, अहमदिया का या कादियानियों का। अहमदीज़ या कोई भी जो लास्ट प्रॉफिट हुड पे बिलीव नहीं रखते वो कॉन्स्टिट्यूशन 73 के अकॉर्डिंग नॉन मुस्लिम्स हैं। और अगर समवन रजिस्टर्ड एज अ वोटर इज़ चैलेंज्ड, अगर कोई
मुस्लिम के तौर पर कोई वोटर है, उसने मतलब ये है कि एज अ मुस्लिम अपने आप को वोटर कंसिडर करवाया है, ठीक है, और उसको चैलेंज कर दिया किसी दूसरे बंदे ने, किसी दूसरे वोटर ने कि भाई ये नॉन मुस्लिम है, तो फिर क्या किया जाएगा? अथॉरिटी उसको देखेगी, विद इन 15 डेज़ वो बंदा अपीयर होगा, ठीक है, इलेक्शन ऑफिस में, जो भी रिवाइजिंग अथॉरिटी इलेक्शन ऑफिस बनाएगा उसके सामने वो अपीयर होगा, और उसको एक दिया जाएगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आप ये सर्टिफिकेट दे दें तो आप जो है ना मुस्लिम है, अदरवाइज़ आप जो है वो नॉन मुस्लिम कंसीडर किए जाएंगे। तो वो नॉन मुस्लिम वोटर, ये नहीं है कि उसको वोट का हक़ ले लिया जाएगा, उसको नॉन मुस्लिम के तौर पर ऐड किया जाएगा। वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या इकरारनामा ये वाला है, हलफनामा और इकरारनामा, मैं ये इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी, मैं XYZ जो भी उस वोटर का नाम होगा हल्फिया इकरार करती हूँ कि मैं ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता या रखती हूँ, और ये कि मैं किसी ऐसे शख्स का या की पैरोकार नहीं हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज़ के किसी भी मफ़हूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगंबर होने का दावेदार हो, और ना मैं ऐसे दावेदार को पैगंबर या मजहबी मसलह मानती हूँ, ना ही मैं कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हूँ या ख़ुद को अहमदी कहता या कहती हूँ। यहाँ पे वो अपना नाम और दस्तखत दे देगा। अगर साफ ज़रा को ये लिख के दे देता है कि मैं हल्फ इकरार करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, तो इस पर हमें यकीन रखना है, तो फिर उसको मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। इन केस वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं ये इकरारनामा फिल नहीं करके देने वाला, तो फिर उसको जो रिवाइजिंग अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन बनाएगा, इलेक्शन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन बनाएगा, तो वो उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके उसका वोटर लिस्ट के अंदर नॉन मुस्लिम की फहरिस्त में नाम डाल दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 49, स्पेशल प्रोसीजर्स इन एमरजेंसी। अब साफ ज़ाहिर है कि एक मुकम्मल कानून साजी बनी हुई है, मुकम्मल एक एक्ट मौजूद है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लेकिन इन केस कोई स्पेशल केसेस आ जाते हैं, डिज़ास्टर आ जाता है, कोई अर्थक्वेक है, कोई सैलाब आ जाता है, कोरोना आ गया, इस तरह की कोई पेंडेमिक आ जाती हैं, तो उस सूरत में स्पेशल या डिफ़िकल्ट केसेस में कमीशन अल्टरनेटिव वे यूज़ करता है वोटर लिस्टों को तैयार करने के लिए। कोई भी वो वे यूज़ कर सकता है जो शॉर्ट कम्प्रीहेंसिव सा वे होगा। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू असम्बलीज़। तो जो असम्बलीज़ का इलेक्शन है, असम्बली के जो MP MNA हैं उनकी इलेक्शन उनके होने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम देखेंगे कि असम्बली में जो बनता है जी, सूबाई कबीना बनती है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनते हैं, तो उनकी फिर वोटिंग कैसे होती है वो बाद में हम देखेंगे। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू असम्बलीज़ चैप्टर नंबर 5 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 50 में हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। हर ज़िले के अंदर सिर्फ एक DRO अपॉइंट किया जाएगा। हर ज़िले का एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO अपॉइंट किया जाएगा। ये DRO अपने ज़िले के अंदर जितने भी हलके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, चाहे वो नेशनल की हैं या प्रोविंशियल असम्बली की हैं, तो दोनों को मैनेज करेगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, कहाँ से चूज़ किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन अपने किसी स्टाफ से डिप्यूट कर सकता है, कोई किसी बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। नंबर 2, गवर्नमेंट के किसी भी बॉडी जैसे डिप्टी कमिश्नर को दे दिया, ठीक है, किसी और डिपार्टमेंट के हेड को दे दिया, यानी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को ऑफिसर्स को दिया जा सकता है, या फिर अदालत किसी जज को, ठीक है, सेशन कोर्ट के किसी जज को, लोअर कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस अगर अलाउ करेंगे। साफ ज़रा जुडिशरी फिर 2 महीने जुडिशरी का काम रुक जाता है अगर वो आते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर किसी जज को DRO लगा दिया जाएगा। DRO का काम क्या है? मैनेज एंड सुपरवाइज इलेक्शन रिलेटेड वर्क इन द होल डिस्ट्रिक्ट। अपने पूरे ज़िले के अंदर इलेक्शन एक्टिविटीज़ को वो मैनेज करेगा। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग एक DRO एक ज़िले में होगा। अब उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। RO स्टैंड्स फॉर रिटर्निंग ऑफिसर एंड ARO स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब देखें, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ना एक क्या होता है, RO होगा।
मिसाल के तौर पर NA98 है, NA100 है, NA101 है, तो एक उसका नेशनल का और एक प्रोविंशियल का अलग अलग हो रहे हैं, तो एक साथ हो रहे हैं, तब भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, चाहे वो नेशनल है या वो प्रोविंशियल है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो है वो क्या होगा, RO होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। अब इसका DRO का काम क्या है? अब एक ज़िले के अंदर 2 MPA की MNA की सीट्स हो सकती हैं, 3-4 MPA की हो सकती हैं, तो DRO सबको मैनेज करेगा। उसके नीचे RO है, RO का काम क्या है? वो अपने एक हलके के अंदर, वो NA का है या PP का है, नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली का है, तो वो फिर क्या करेगा? उसको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये कौन होगा? इलेक्शन ऑफिस का कोई अपना बंदा, जैसे ऊपर की हमने बात की है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, या फिर जजेस में से कोई लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट बंदे नहीं लगते, गवर्नमेंट वाले लगेंगे। एक RO एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे होता है। सम केसेस में, रेयर केसेस में फिर ये होता है कि जहाँ पे कोई मसाइल हों तो वहाँ पे एक्सेप्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, अगर कोई हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, अगर कोई ज़रूरी हैं तो, कोई मसाइल हैं तो। ECP, अच्छा, उसके बाद हर RO के नीचे जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ARO लगाए जाएंगे। AROs का काम सिर्फ़ और सिर्फ असिस्ट करना होता है, किसको? RO को। तो ये हर RO के नीचे जितने उसको ज़रूरत है वो उतने, ज़्यादातर 2 ही लगाते हैं, 2 से 3 लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने उसको चाहिए वो ARO लगा सकता है। ECP अब उसको अपॉइंट करेगा, यानी RO नहीं करेगा, उसके साथ अटैच करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, वो 2, 3, 4 जितने उसको ज़रूरत है उतने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान AROs अपॉइंट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स DRO, RO, AROs अपॉइंट किए जाएंगे इलेक्शन स्केजुअल से 60 दिन पहले, बिफोर द इलेक्शन स्केजुअल और एट द टाइम ऑफ स्केजुअल इन केस बाय इलेक्शन और एक्सेप्शंस। यानी कम से कम 60 दिन पहले क्या किया जाएगा? इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ताकि ये अगले 60 दिन में अपने हलके के अंदर या अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन की मुकम्मल जो तैयारी है वो उसको कर लें। 53 सेक्शन 53 पे हम पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद देखें कि ज़िले का DRO बन गया, कॉन्स्टिट्यूंसी का RO बन गया, उसके नीचे ARO बन गए। अब हमारे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो पोलिंग स्टेशन पे जो ऑफिसर होता है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। सेक्शन 53 कहता है कि RO, अब ये देखें ऊपर अगर आप बात करें ना, इन तीनों के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा ECP विल, ECP कैन, ECP विल। ठीक है, यानी ECP अपॉइंट कर रहा है DRO को, RO को, AROs को। लेकिन जब आप बात करेंगे ना इसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, ये कौन लगाएगा? इलेक्शन कमीशन नहीं, ये रिटर्निंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो RO यानी RO जो है वो लगाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, POs को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकी पोलिंग स्टाफ को। इसमें पोलिंग स्टाफ में एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, 1 या 2, और बाकी फिर क्या होते हैं? पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो नो वन हु वर्कड फॉर अ कैंडिडेट कैन बी अपॉइंटेड एज अ पोलिंग स्टाफ। ठीक है, यानी पोलिंग स्टाफ में उन लोगों को नहीं अपॉइंट किया जाएगा जो किसी भी सियासी रहनुमा के साथ या किसी भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट के साथ उनकी कोई अफिलिएशन या वो उनके साथ उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन या इस तरह के कोई मामलात में सपोर्ट किया। पोलिंग स्टाफ की लिस्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अप्रूवल के लिए इलेक्शन से 30 दिन पहले भेजी जाएगी। यानी इलेक्शन 60 दिन तो उनको तैनाती को हो गए, वो 30 दिन में अपना काम करके प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ मुकम्मल कर लिए होते वैसे आखिरी 2 दिन में जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है कानून में कि 30 दिन पहले वो DRO से अप्रूव करवाएंगे। वो एक टेम्प्रेरी लिस्ट अप्रूव करवा ली जाती है, बाद में उसमें चेंजिंग होती रहती है। चेंजेस कैन बी मेड ओनली विद द वैलिड रीज़न एंड ECP अप्रूवल। अगर कोई पोलिंग स्टाफ ना हो तो रिज़र्व रखा जाता है स्टाफ को, और फिर उस रिज़र्व्ड स्टाफ से फिर क्या होता है कि लोग पिक कर लिए जाते हैं ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, अब 53 सेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर तैनात हो गए। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड इलेक्शन ऑफिशल्स, RO इंश्योर करेगा कि उसकी जो पोलिंग है
उसके जिस भी पोलिंग स्टेशन पे हो जारी है वो एज़ पर रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होंगे। ARO हेल्प करता रहेगा अपने RO को, ठीक है। और अगर किसी भी वक्त RO अवेलेबल नहीं है या वो किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो ये ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं निभा सक रहा कुछ वक्त के लिए, तो फिर RO की पावर जो है सर्टेन कंडीशन में ARO यूज़ कर सकेगा, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होगा कि उसका काम है कि वो इलेक्शन को फेयर कंडक्ट करवाए और नज़्म व ज़ब्त कायम रखे पोलिंग स्टेशन के ऊपर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ जो है अपने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को या अपने पोलिंग ऑफिसर्स को असाइन कर सकता है। अगर कोई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एब्सेंट है, किसी भी वजह से कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो जो उसका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग है वो चार्ज लेके काम संभालेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने किसी भी स्टाफ मेंबर को किसी भी वक्त किसी वैलिड रीज़न की बेस पे सस्पेंड कर सकता है, यानी उसको ड्यूटी से फ़ौरन हटा लेगा, उसको सस्पेंशन भी उसकी कर सकता है किसी भी सूरत, किसी भी उसकी गलती की बुनियाद पर। 55 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अब उसके ख़िलाफ़ उसने क्या कर दिया जी, सस्पेंड कर दिया, तो फिर आगे क्या होगा। अब साफ ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम जो है ना, इसका काम है कि जी स्टाफ को अपॉइंट करना और रिज़ल्ट पब्लिकेशन तक सारे का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद कर रहा है। तो इस दौरान अगर कोई इलेक्शन रूल्स को वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इससे मुराद RO है, DRO है, वो किसी भी ऑफिसर्स को, ऑफिशियल को सस्पेंड या रिमूव कर सकते हैं। ये जो सस्पेंशन या रिमूवल है ना, इसका सस्पेंशन कहते हैं कि उसको जो है ना, वो जो भी उसकी असाइनमेंट है, जॉब है, उसको रोक दिया जाएगा कि वहाँ वो जाके अपनी ड्यूटीज़ नहीं करेगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई टीचर है तो वो पढ़ाएगा नहीं, वो सस्पेंड रहेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद उसका जो भी फेट है वो डिसाइड होगा। रिमूव से मुराद ये है कि उसको उस ड्यूटी से रिमूव वो कर देगा। अब ये उस सूरत में है कि अगर कोई भी ऑफिसर जो इसमें पोलिंग इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व है, प्रिजाइडिंग से लेकर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग या पोलिंग ऑफिसर्स, तो वो कोई उसमें रुकावट डालते हैं पोलिंग के अंदर, वोटर के साथ कोई उनकी इंटरफेरेंस है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, एक इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी, ऑफिसर से मुराद सिर्फ एक ही बंदा। सर जी सस्पेंड का जो आपने बताया वो टेम्पररी होते हैं। सस्पेंशन जो होती है ना, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि एक बंदा आर्जी तौर पर अपनी जॉब परफॉर्म नहीं करेगा जब तक उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन इनिशिएट किया गया है उसका डिसीजन नहीं आ जाता। अगर उसका जो डिसीजन है वो सीवियर आ जाता है, मिसाल के तौर पर इसको सर्विस से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, इसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है, या इस पे इतना फ़ाइन लगा दिया जाए, ये डिसाइड होता है फिर इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी के बाद। तो जब तक उस कमेटी का फ़ैसला नहीं आता तब तक वो सरकारी मुलाजिम भी रहेगा, अपनी तनख्वाह भी लेता रहेगा, लेकिन अपनी जॉब परफॉर्म नहीं करेगा, उसको दफ्तर में बिठाया जाएगा सिर्फ उतने दिनों के लिए। ECP इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी लगा देता है, इंक्वायरीज मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन द 30 डेज़, ठीक है, यानी आज है 12 अगस्त, तो 12 सितंबर तक जो है ना, 11 सितंबर तक उसका जो भी फ़ैसला है वो कर लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट अगले 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अब उस पर पेनल्टीज़ इम्पोज़ करेगा, ठीक है, मिसाल के तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जी इस पे 1 लाख रुपए जुर्माना है या इसकी सर्विस से रिमूवल है, तो फिर वो क्या करेगा, सर्विस ट्राइब्यूनल बेसिकली ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, समझ लें इनकी एक अदालत है, सादा लफ्ज़ों में समझ लें, वहाँ पे सर्विस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं ये वहाँ जाके एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब सर्विस ट्राइब्यूनल किसी भी सरकारी मुलाजिम की सज़ा को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, वही रहने दे सकता है, मुकम्मल ख़त्म कर सकता है, ये उसके पास अख्तियार होता है। यूँ समझ लें कि ये सरकारी
मुलाजिमीन की अदालत होती है, ये प्रोविंस वाइज होती है सर्विस ट्रिब्यूनल। तो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास उसने अपील जमा करवानी है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी कि इसको सर्विस से निकाला जा रहा है, तो वो फिर उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सर्विस ट्रिब्यूनल में चला जाएगा और वहाँ जाके विद इन 30 डेज़ वो एप्लीकेशन देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो ये जी सर्विस ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट में होती है? नहीं सर, ये होती है प्रोविंस वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती सर्विस ट्रिब्यूनल। ECP में आल्सो स्टार्ट क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स। अगर उनके इस तरह के केसेस हैं, ये तो सरकारी है ना, और अगर उनके को क्रिमिनल केसेस हैं, फिर वो फौजदारी पुलिस के थ्रू जो कार्रवाई होती है वो भी वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन। ये तो उसकी नाअहली की बुनियाद पर उसने जो किया, तो उसकी सरकारी रुकावट बनेगी या सज़ा जज़ा होगी। ठीक है, उसके बाद है 56 ओथ बाय द इलेक्शन ऑफिशल्स। कोई भी इलेक्शन ऑफिशियल है ना जी, वो अपना काम करने से पहले एक हलफ लेगा, एक कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम कवायद व ज़वाबित व कवानीन का पासदार रहूँगा, मैं किसी के साथ अनफेयर नहीं रहूँगा, हर एक के साथ फेयर रहूँगा, किसी वोटर के साथ या किसी पार्टी उम्मीदवार की तरफ मेरी कोई तरफदारी नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये ओथ भी आप में से बहुत से लोग, अल्लाह ताला आप सबको सरकारी मुलाजमत दें, तो जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं तो उनमें से अक्सर ने ये जो ओथ है या ये जो चीज़ें हैं, टेक्निकल तो शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से वो अवेयर होंगे। उसके बाद आप देखें जी, तैयारियां हो गई, DRO, ARO, RO पोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए गए। अब उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम के, अब उस 57 सेक्शन में नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, अब इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन किया जाता है गज़ट के थ्रू। ठीक है, ये गज़ट फेडरल गज़ट है। ECP अनाउंसेस द जनरल इलेक्शन डेट्स थ्रू ऑफिशियल गज़ट, वो अपने गज़ट के थ्रू, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्केड्यूल अनाउंस करेगा, ठीक है, प्रोग्राम अनाउंस करेगा। अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पर आज की डेट में अनाउंस हुआ। जी सर। सॉरी सर, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑफिशियल गज़ट होता है जी, ये अक्सर हम सुनते हैं, ये बता दें होता क्या है। सेकंडली ये है कि ये आपकी ये सवाल के दरमियान कोई मोहतरमा बोल रही थी, मुझे सवाल आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप काइंडली क्या पूछ रहे थे, गज़ट का क्या पूछा आपने? मैं सर एक गुजारिश ये है कि एक तो ये बता दीजिए कि गज़ट होता क्या है, और सेकंडली ये पब्लिश कब होता है, मतलब गवर्नमेंट इसको कब पब्लिश करती है? जी, अच्छा, पहला सवाल ये है कि गज़ट क्या होता है। ये समझ लें कि जैसे अब पंजाब है या फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये एक सरकारी समझ लें कि जैसे हम वो कहते हैं जर्नल टाइप, रिसर्च जर्नल जैसे नहीं होते, ये उस तरह का होता है। गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, जैसे छुट्टियों का, स्कूलों के ओपन होने का, ठीक है, इलेक्शन का, इस तरह कोई स्केड्यूल अनाउंस करती है, कोई कवानीन बनाती है, कोई एक्ट बनाती है, ठीक है, तो या कोई अनाउंसमेंट करती है, तो उस वक़्त वो उसको क्या करती है, अपने उस जर्नल के अंदर जो ऑफिशियल सरकारी एक समझ लें कि डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर पब्लिश करके रखती है, और ये फिर हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। एक तो गज़ट ये होता है, ठीक है, तो इसमें अब जैसे मिसाल के तौर पर 14 अगस्त को आम तातील होगी, तो ये जो है ना वो हमारे नेशनल गज़ट के अंदर ये पब्लिश हो जाएगा कि 14 अगस्त को स्कूल बंद होंगे। ठीक हो गया। अब ये पब्लिश, जैसे मैंने बताया कि ये पब्लिश कब होता है और क्यों होता है। देखें, जो चीज़ गज़ट में आ जाती है ना, वो कानून की हैसियत रखती है, ठीक है, वो सरकार के समझ लें कि जो सरकार के डिसीजन है, वो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को फिर पब्लिश कर दिया जाता है। कुछ नोटिफिकेशन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक़्त उनको ऑफिशियल कंसिडर किया जाता है जब तक वो गज़ट में शामिल नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी है, 14 अगस्त की छुट्टी है या इलेक्शन का स्केड्यूल है, तो ये गज़ट में शाया हो जाएगा, वो फिर एक ऑफिशियल चीज़ बन जाएगी। अब उसको फॉलो करना जो है वो कानून की पासदारी होगी, और उसको जो फॉलो नहीं करेगा वो कानून को तोड़ रहा होगा, वो जो भी चीज़ वहाँ पे डिसाइड की गई है। जी सर, क्लियर हुआ? ये प्रोविंस, हर सूबाई गवर्नमेंट का गज़ट अलग होता है, फेडरल गवर्नमेंट का अलग है,
ये भी थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी कवानीन अपने सूबे के लिए बना लिए वो अपने गज़ट में शाया करेगी, फेडरल गवर्नमेंट अपने में। अच्छा, विद इन द 7 days ECP पब्लिशेज एन इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, इलेक्शन प्रोग्राम वो पब्लिश करेगी गज़ट शाया होने के बाद। लास्ट डेट टू सबमिट द नॉमिनेशन 6 days आफ्टर द नोटिस, जो भी नोटिस है उसके 6 दिन के बाद जो है ना वो 6 दिन टाइम होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट रखी जाएगी। डेट टू पब्लिश द नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट, उससे अगले दिन यानी 7वें दिन आप कह लें, ठीक है। डेट ऑफ नॉमिनेशन स्क्रूटनी 8th day आफ्टर नॉमिनेशन, 8वें दिन, पहले 7 दिन में 6 दिन में एप्लीकेशन जमा होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना उनके नेम्स पब्लिश कर दिए जाएंगे 7वें दिन। 8वें दिन उनकी स्क्रूटनी होगी कि ये दरख्वास्त गुजार हैं। 8वें दिन उनकी स्क्रूटनी से मुराद ये होता है कि छानबीन की जाएगी, कोई कागज़ पूरे ना हो, कोई चीज़ मिसिंग है, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो फिर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होगी उसके 4 दिन के बाद। अब 4 दिन स्क्रूटनी होगी, ठीक है। लास्ट डेट टू अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन एक्सेप्टेंस 4th day आफ्टर द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के बाद 4 दिन तक, एक दिन में स्क्रूटनी कर ली जाएगी। साहब ज़रा हर हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग होते हैं, तो वो स्क्रूटनी हो जाएगी। ये कैंडिडेट फ़ाइनल हो चुके हैं, ये रिजेक्टेड है और इन ग्राउंड्स पे रिजेक्टेड हैं, तो वो फिर अगले 4 दिन के अंदर अंदर अपील करेंगे, ठीक है। उस अपील का डिसीजन जो है ना डेट फॉर डिसीजन ऑन अपील, तो 7th day आफ्टर अपील, अपील के 7 दिन के बाद उसका फ़ैसला कर लिया जाएगा, ठीक है। रिवाइज लिस्ट, अगर पहले 10 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए, एक्सेप्ट हुए, एक रिजेक्ट हुआ किसी बुनियाद पे, तो फिर उसने को अपनी वो जो रिजेक्शन थी, एतराज़ थे, वो दूर कर दिए, तो अगले दिन फिर एक रिवाइज लिस्ट बन जाएगी और वो पब्लिश की जाएगी। उसमें पहले वालों के नाम भी होंगे, नए बंदे का नाम भी होगा। उसके बाद है सिंबल अलाटमेंट एंड फाइनल कैंडिडेट लिस्ट, उसके बाद सिंबल अलाटमेंट होगी उस सेकंड रिवाइज लिस्ट के बाद। पोलिंग डेट एट लीस्ट 20 days आफ्टर द रिवाइज लिस्ट, जो सेकंड लिस्ट आ चुकी है तो उसके 28 दिन बाद कम अज़ कम, ठीक है, वो इलेक्शन अनाउंस किया जाएगा। ये कम अज़ कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। RO विल गिव अ पब्लिक नोटिस विद दीज डेट्स इन हिज एरिया, वो अपने एरिया में बता देगा पब्लिक नोटिस से, न्यूज़पेपर के ज़रिए से या जिस तरह से भी। नोटिस विल इंक्लूड व्हेन एंड वेयर टू सबमिट द नॉमिनेशन पेपर, तो कब कहाँ कैसे जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो जमा करवाने, तो ये नोटिस भी इशू कर दिए जाएंगे। उसके बाद है जी 58 अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी कि जी 15 सितंबर को बाई इलेक्शन होगा। अब अचानक कोई मसला बन जाता है, मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, ज़मीनी मसाइल, फ़िज़ाई मसाइल, कोई कुदरती आफात, कोई मसला ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से उस इलेक्शन प्रोग्राम में कोई तब्दीली करनी है। ECP कैन चेंज द इलेक्शन स्केड्यूल आर इशू अ न्यू वन विद द फ्रेश पोल डेट इफ़ नीडेड, रीज़न लिखी जाएगी। कैंडिडेट हु, अब ये है कि 1 महीना 2 महीने इलेक्शन आगे चला गया तो जो कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं वो दोबारा उनको जमा नहीं करवाना होंगी, उनकी पहली एप्लीकेशन पे ही डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद है जी पोलिंग स्टेशंस। अब नॉमिनेशन पेपर फ़ाइनल हो चुके हैं, अब अगली बारी आती है किस चीज़ की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर फाइनल हो चुके हैं। पोलिंग स्टेशंस के जिन जगहों पे इलेक्शन होता है उनको पोलिंग स्टेशंस कहा जाता है। विद इन द वीक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ROs, ECP विल सेंड अ लिस्ट ऑफ proposed polling station to each RO and post it online। हर RO को वो एक लिस्ट भेजेगा ECP, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट के 1 हफ़्ते के बाद के ये इतने पोलिंग स्टेशन आपके हलके के अंदर मौजूद हैं। अब अगर कोई पिछले दफ़ा इलेक्शन हुआ तो वो सेम पोलिंग स्टेशन दोबारा रिपीट किए जाएंगे, उन्हीं को ही रखा जाएगा। कहीं पे कोई आबादी बड़ी कम ज़्यादा कोई मसला आता है, लोग कंप्लेंट करते हैं, तो फिर ये है कि ऐसी इमरजेंसीज़ में उसको चेंज भी किया जा सकता है, ताकि कोई किसी का गलती की वजह से कोई पोलिंग स्टेशन दूर वाला आ गया तो वो फिर जो है ना उस आबादी को करीब वाले किसी जगह पे एडजस्ट किया जाएगा। एक पोलिंग स्टेशन कितने वोटर्स के लिए बनाया जाता है, सवाल पूछा जा सकता है। 1200 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। नॉर्मली ईच पोलिंग स्टेशन विल सर्व अप टू 1200 वोटर्स। अब इसके अंदर जो बूथ बनाए जाएंगे, बूथ्स क्या होते हैं बेसिकली, इसमें ये होता है कि एक पोलिंग स्टेशन का जो एरिया होता है ना उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 1, 2 या 3 गांव हैं,
उनका मिल के एक कंबाइन पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। एक गांव की आबादी 250 है, दूसरे की 200 है, तीसरे की 300 है, उनको मिला के एक ही पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। उनके फिर बूथ उसी तरह बना दिए जाएंगे, ठीक है। पोलिंग बूथ फिर सब डिवीज़न होती है एक पोलिंग स्टेशन के एरियाज़ की। तो 300 वोटर्स के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। एनी चेंज मस्ट बी एक्सप्लेन, कोई भी चेंज इसमें किया जाएगा। ज़्यादा वोटर हैं, अप टू की बात है ना, 300 से ज़्यादा हैं किसी बूथ पे तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि एक ऐसा बूथ है जहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे जो है ना वो 320 लोग आ गए हैं अब एक बूथ में, बाकी बूथ में पूरे पूरे बंदे हैं। तो अब साफ ज़रा इन 20 लोगों के लिए एक नया बूथ तो नहीं बनेगा, उनको फिर एडजस्ट कर दिया जाता है। विद इन द वीक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, अच्छा ये बात होगी। उसके बाद विद इन द 15 डेज़, 15 दिन के अंदर RO पर्सनली चेक करेगा प्रपोज पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें अगर कोई चेंजिंग है तो वो करेगा, ठीक है। तो अगर कोई उसमें कोई सजेशन देना चाहता है, कोई चेंज कराना चाहता है तो वो फिर लोगों से डिमांड करेगा, जो वोटर्स हैं उनसे, अगर किसी का कोई इशू है तो विद इन 21 डेज़ जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें। कोई ऑब्जेक्शन है तो किसी को, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है वो किसी पोलिंग स्टेशन के बारे में ख़ुद दरख्वास्त देता है कि मेरे इस पोलिंग स्टेशन को इस जगह के बजाय इस जगह एडजस्ट किया जाए, उसको कंसीडर किया जाता है। कोई वोटर भी देता है, उसको भी कंसीडर किया जाता है। ये फिर उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और भेज देंगे DRO को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा और फिर फाइनल लिस्ट पब्लिश कर देगा पोलिंग से 30 दिन पहले पोलिंग स्टेशंस की, ठीक है। तो ECP अब साफ ज़रा कि सर मैं स्क्रीन फुल की हुई है, आपका नेटवर्क इशू है, मेरी तरफ से इशू नहीं है। बाकी लोगों को फुल स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा, ECP विल सेट डेट्स फॉर ऑल स्टेप्स, तमाम स्टेप्स के लिए। नो चेंजेस अलाउड इन द फाइनल लिस्ट एक्सेप्ट इन रेयर केसेस। अब फाइनल लिस्ट हो चुकी है, अब इसमें चेंजेस नहीं की जाएंगी इन केस कोई सीवियर केस है। अब सीवियर केस से मुराद इस इलेक्शन में जो हुआ है तो उसमें हमारे पास एक इशू आया था। वो इशू ये था कि एक गांव के जो गांव है ना उससे आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पोलिंग स्टेशन है, उनको भेजा गया था 6 किलोमीटर दूर एक पोलिंग स्टेशन पे। अब ये एक जेन्युइन केस है जिसको रिज़ॉल्व होना चाहिए था। तो इस तरह के केस अगर आ जाते हैं तो फिर उनको रिज़ॉल्व किया जाता है। ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। RO विल सेट अप पोलिंग स्टेशन एज़ पर फाइनल लिस्ट। पोलिंग स्टेशन अब कहाँ बनाए जाएंगे? प्रेफरेबली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे। इन केस किसी एरिया में गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है तो वहाँ पे मौजूद कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे उनके अंदर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी मौजूद नहीं है तो टेम्परेरी सेटअप्स, आर्जी तौर पर कैंप्स लगा के वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। किसी भी पब्लिक सरकारी ज़मीन के ऊपर, किसी भी प्राइवेट बंदे की अपनी ज़मीन के ऊपर, किसी कैंडिडेट की ज़मीन के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है एक कंस्टिट्यूएंसी का, वो सर देखा जाए तो नेशनल असेंबली, वो मतलब जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर हर कंस्टिट्यूएंसी, यानी अगर NA का है तो उसका अलग होगा और PP का है यस अलग होगा। ये मैंने बताया पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद चाहे वो NA की है, PP की है, RO अलग अलग होंगे। नॉर्मली जो एक उसकी है ना NA की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके अंदर तकरीबन 2 PP की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं तो तकरीबन 4 जो है, ये फार्मूला नहीं है कोई, लेकिन मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि 2 PP की सीट्स होती हैं। तो ये RO सर अलग अलग होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का PP NA का अलग होता है। जी सर, जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे NA और PK ये तो नहीं होती, तो उसमें सर देखें उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी तो चेंज नहीं होती ना, चाहे वो PP का हल्का है उसकी बाउंड्रीज तो मार्क की जा चुकी होती हैं इलेक्शन के अंदर, वो तो चेंज नहीं होती ना सर। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी 1 महीने के बाद बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, सपोज़ कर रहे हैं हम, तो अब इसमें जो PP की का एरिया है, बाउंड्री है, वो फिक्स है ना, वो तो चेंज नहीं हुई ना। अंदर सेटअप चेंज हो रहा है या इलेक्शन हो रहे हैं तो वो तो वही रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर RO DRO ARO वही रहेंगे, उसमें कोई
अभाम वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कोई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे कम कैमरे लगाए जाएंगे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। अब एक वोटर जो है अपने आप को, अ वोटर कैन प्रपोज आर सेकंड अ क्वालिफाइड कैंडिडेट। एक वोटर अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है एज अ कैंडिडेट, या फिर किसी कैंडिडेट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिफ्थ तक जो है ना, वो मतलब एक जो जमा करवाता है ना नॉमिनेशन पेपर, वो अगर फ़र्ज़ करें उसके डॉक्यूमेंट्स या किसी भी स्टेज पे जाके वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका अगला बंदा, उसी पार्टी का, उसी का अगला कौन होगा, तो वो फिर अपनी एक लिस्ट भी देता है साथ। तो इसलिए कहा गया नॉमिनेशन ऑफ फॉर इलेक्शन में कि कोई भी वोटर अपने आप को प्रपोज कर सकता है एज अ कैंडिडेट, या फिर यह है कि किसी कैंडिडेट का सेकंड क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन अब फ़र्ज़ करें मैं किसी पार्टी के लिए एज अ सेकंड कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन मेरी जाएगी, तो सिर्फ एक बंदे के लिए जाएगी। ये नहीं होगा कि मैं 2-3 लोगों के लिए सेकंड कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम दे रहा हूँगा। नॉमिनेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन फॉर्म ए साइंड बाय द प्रपोजर एंड द सेकेंडर, ठीक है। अब प्रपोजर और सेकेंडर दोनों जो है ना, इनका यानी प्रपोजर से मुराद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं प्रपोजर हूँ, मैं जिसको अपना सेकंड बनाना चाह रहा हूँ वो सेकेंडर होगा। कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफ़िकेशन, जो भी मेरा सेकेंडर होगा उसकी क्वालिफ़िकेशन डिक्लेरेशन आर्टिकल 62-63 के अकॉर्डिंग मैं उसकी क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा। साथ स्टेटमेंट ऑफ डेडिकेटेड इलेक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट इन अ स्केजुअल बैंक, ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस वो शनाख्ती कार्ड की कापी और एसेट्स की जितनी भी वो जो सेकंड है कैंडिडेट, उसके कैंडिडेट के जितने भी असाजात हैं, स्पाउस हैं, डिपेंडेंट्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन सब की स्टेटमेंट भी मैं दूंगा, ठीक हो गया। नॉमिनेशन पेपर मस्ट बी सबमिटेड टू रिटर्निंग ऑफिसर बाय कैंडिडेट और अथराइज पर्सन। कैंडिडेट भी दे सकता है खुद, या उसको कोई एडवोकेट भी दे सकता है। मैक्सिमम 5 नॉमिनेशन पेपर पर कैंडिडेट अलाउड इन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो नॉमिनेशन पेपर, ठीक है, 5 नॉमिनेशन पेपर पर कैंडिडेट्स अलाउड इन 1, यानी 5 नॉमिनेशन पेपर एक कैंडिडेट के सेकंड के तौर पर दिए जा सकते हैं। आरओ विल मार्क टाइम एंड डेट ऑन, आरओ जो है बताएगा कि इस दिन मुझे ये एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, उनको डिटेल उनकी अपने ऑफिस के अंदर वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अलाउ पब्लिक इंस्पेक्शन एंड प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज़ फॉर अ फ़ी, तो वो कॉपीज़ भी देगा अगर कोई लेना चाहेगा उसको, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि कोई आके जो है ना वो चेक करना चाहता है कि जी इस बंदे ने कागज़ सही नहीं जमा करवाया या असासे कम शो किए हैं, तो उसको उसकी एक कापी दे दी जाती है, फिर वो उसको वेरीफाई करके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर लेता है कि जी ये इसने गलत दी है जी, गलत की है जी। डिपॉजिट्स, कितनी फ़ीस जमा करवानी होगी। किसी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन या नॉमिनेशन पेपर उस वक्त तक फ़ाइनल नहीं होंगे जब तक वो 30,000 नेशनल असम्बली के लिए और 20,000 प्रोविंशियल असम्बली के लिए फ़ीस या तो डायरेक्ट जमा करवाएगा थ्रू कैश टू रिटर्निंग ऑफिसर, या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर के नाम जो है ना वो बैंक ड्राफ्ट बना के उस ड्राफ्ट की कापी जो है वो उसको पेश करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP में जमा करवाए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी रिसीट फिर दिखानी होगी। और अगर कोई इस कैंडिडेट 2, 3, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो सिर्फ एक की फ़ीस डिपॉज़िट करवाएगा, एक से ज़्यादा नहीं करवाएगा, और ये फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल है। वो दरमियान में जाके कहता है कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, तो फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। जी मोहतरमा, क्या सवाल कर रही थी आप? सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने कहा कुछ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो उसके बारे में बता दें। सेंसिटिव पोलिंग किस तरह स्टेशन से से? मुराद ये है कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है लड़ाई का खदशा होता है। यहाँ पे ये है कि अब मिसाल के तौर पर कोई MP MNA है, उसके अपने जिस जगह गांव उसका है वहीं पे पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे रिगिंग का खौफ है कि जी वहाँ पे जो है ना अनफेयर मीन्स यूज़ किए जाएंगे, ये खौफ। अब मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ, हमारे बखर में ये भी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है तो 1021 वोटर थे, 1018 वोट डले और 1018 के 18 सारे एक ही कैंडिडेट को डले हैं। आप मुझे बताएं, इज़ इट पॉसिबल कि 1021 में इसमें से 1018 वोट डल सकते हैं? जी
नहीं डल सकते सर। नो सर, नो सर। ये मुमकिन ही नहीं है जी। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर डल ऐसी सकते सूरत सर। हाल में पता होता है ना जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे भी एक मसला हो सकता है, तो वहाँ पे कैमरेज लगा दिए जाते हैं ताकि पता चलता रहे कि काम फेयर हो रहा है, या फिर कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है, ठीक है ना जी, तो लड़ाई झगड़े का कोई ख़तरा है, तो वो सेंसिटिव कहलाते हैं। स्क्रूटनी, वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी कैन फायर। अब देखिए मैंने बताया कि वो फ़ीस दे के कॉपी ले लेता है, तो कोई भी वोटर किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट नॉमिनेशन के अगेंस्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है कि ये बंदा जो है ना, इसने अपने नॉमिनेशन पेपर के अंदर ये चीज़ गलत बताई है आपको, इसके कागजात कैंसिल किए जाएँ। होता है ना, क्योंकि सियासियों को तो एक दूसरे का पता होता है। तो दोज अलाउड टू अटेंड द स्क्रूटनी, तो फिर क्या किया जाएगा, उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट के एजेंट्स को, हर कैंडिडेट के हमने पढ़ा हुआ पहले के एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है, ये दोबारा भी शायद कहीं आएगा। प्रपोजर एंड सेकेंडर, इनको बुलाया जाएगा। ऑब्जेक्टर्स, जिसने ऑब्जेक्ट लगाया, वन अथराइज एडिशनल पर्सन पर कैंडिडेट, ये बुला के इनको चेक किया जाएगा। ऑब्जेक्टर्स ओनली पार्टिसिपेट इन स्क्रूटनी फॉर द स्पेसिफिक कैंडिडेट दे ऑब्जेक्ट टू, ये सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए जिसके अगेंस्ट उसने एतराज़ किया उस वाली स्क्रूटनी में शामिल हो सकता है। आरओ एग्जामिन करेगा सबके सामने, ठीक है, अथराइज पर्सन के सामने, ठीक है, और अगर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है जी, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है ऑब्जेक्शन करने वाले से या फिर किससे, जो कैंडिडेट है, ठीक है। आरओ कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इलेक्टोरल रोल करेक्टनेस, तो वो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल की जो करेक्टनेस है इस सिचुएशन में वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है। वोटर लिस्टों को इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, तो यहाँ पे उसका ये इलेक्टोरल एरो कैन नॉट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चन, वो अननेसेसरी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। आरओ रिजेक्ट कर सकता है किसी भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर को अगर कैंडिडेट प्रपोजर सेकेंडर क्या है, अनक्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही, ठीक है, नॉमिनेशन रूल्स या लिमिट्स को उसने फॉलो नहीं किया, उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी फैमिली की एसेट्स की वो फेक दी हैं, फौज दी हैं, सिग्नेचर उसके फेक हैं, ठीक है, तो कोई टेक्निकल एरर्स हैं नेम के, सीरियल नंबर के, वो करेक्ट किए जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई कैंडिडेट, सर स्लाइड मेरी तरफ से शो हो रही है सर जी, आपको ग्रुप में भेजी हुई है, अगर यहाँ पे नहीं नज़र आ रही तो वहाँ से देख लें, इधर मेरी तरफ से तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ सर। इफ़ कैंडिडेट, अब अगर कोई कैंडिडेट को छोटी मोटी गलती से अवेयर नहीं है, तो वो जो है ना, छोटे मोटे ड्यूज़ नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई टिकट नहीं लगी हुई 10 रुपये वाली, तो इस वजह से उसका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा, वो फिर उसे कहा जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्शन है, इसको ओवरकम करें। आरओ मस्ट नोट द डिसीजन ऑन ईच पेपर एंड स्टेट रीज़न इफ़ रिजेक्टेड, हर पेपर के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर लिखेगा, रीज़न भी साथ बताएगा। उसके बाद अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर, अब एक कैंडिडेट को लगता है या ऑब्जेक्टर्स को लगता है, दोनों में से किसी को, कि ये जो है ना इन्होंने फ़ैसला ठीक नहीं किया, तो अब एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एक कमेटी, ये कमेटी मतलब अदालत की हैसियत रखेगी, कंपोज्ड ऑफ हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय ईसीपी, कोई हाई कोर्ट का जज होगा चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ, या फिर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है। ये ट्राइब्यूनल उस सारी चीज़ों को देख के उसको स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर डिसीजन देगा। इन केस के ये ट्राइब्यूनल डिसीजन उस टाइम लिमिट के अंदर 10 दिन 15 दिन के अंदर नहीं दे पाता, तो फिर जो आरओ ने पहले फ़ैसला किया हुआ, किसी को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वही फ़ाइनल किया जाएगा। ट्राइब्यूनल जो है रिजेक्ट कर सकता है किसी भी शख्स के नॉमिनेशन, अगर वो डिफ़ाल्टर है, उसने कोई लोन टैक्सेस उसकी पेंडिंग है, ठीक है, वो उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है, या उसने अपनी चीज़ें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की, उसने लोन लिया वापस नहीं किया, तो इस तरह की चीज़ें जो है जो ट्राइब्यूनल है वो भी देख के उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद है जी पब्लिकेशन ऑफ ऑल, अब देखें सारे मसले हल हो गए, कोई एतराज़ था वो भी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब सेक्शन 64 में आरओ क्या करेगा, वो तमाम फ़ाइनल लिस्टें उनकी कैंडिडेट्स की वो तैयार करके डिस्प्ले कर देगा, अपडेटेड लिस्ट।
सेकेंड डे आफ्टर द ट्रिब्यूनल डिसीजन, अगर कोई ट्रिब्यूनल डिसीजन है तो उसके सेकेंड डे ही वो लिस्टें तैयार करके फाइनल रिवाइज लिस्ट मोहर लगा के पेस्ट कर देगा कि ये फाइनल कैंडिडेट हैं आपके इस इलेक्शन के। उसके बाद कोई ना ऐड होगा, नहीं रिमूव होगा, कुछ भी नहीं होगा। 65 विथड्रॉल। अब आपको पता है कि बाज़ औक़ात दो भाई इकट्ठे अपने नॉमिनेशन पेपर दे देते हैं, होता है ना ऐसे कि जी पता नहीं वो रिजेक्ट हो गया तो मैं लड़ लूँगा, मैं रिजेक्ट हुआ तो वो लड़ लेगा, ऐसे होता है ना जी। दो भाई या कज़न या दो एक ही पार्टी के दो मेंबर, तो अगर दो नॉमिनेटेड लोग हैं और वो विथड्रा करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन रिटर्न नोटिस पे, ठीक है, तो वो फिर विथड्रा भी कर सकते हैं खुद या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू। ये विथड्रॉ फाइनल होंगे। अगर किसी ने कहा कि जी मैं अपने कागजात वापस लेता हूँ, तो फिर ये नहीं होगा कि दोबारा उसको कागजात जो है ना वो दोबारा भी मैं अब दोबारा लड़ना भी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक दफ़ा जो विथड्रॉ हो गए तो फिर गए। ये 65 सेक्शन है। 66 है कैंडिडेट टू फिल अ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट टू फाइल अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी अफिलिएशन। अब 66 में कोई मुस्लिम लीग नून का है, पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, अवामी लीग का है, किसी का भी है, तो वो क्या करेगा, अपनी पार्टी अफिलिएशन लेटर जो है ना वो साथ देगा कि मैं इस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। वो लेटर जो है, लेटर पैड जो है पार्टी का होता है, उसके ऊपर उसकी वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, पार्टी के जो चेयरमैन है उसके दस्तखत वगैरह जो भी होता है वो साथ अटैच करके देगा कि मैं पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से हूँ, ठीक है ताकि उसको सिंबल उसी की पार्टी का दिया जाए। अब कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल। अब उसके बाद अब लिस्टें फाइनल हो गई। अब जो तो होंगे किसी पार्टी से जुड़े हुए, पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनको तीर निशान अलाट होगा। अच्छा, इसी तरह जो है ना जो होंगे नून लीग वाले शेर होगा, पीटीआई वालों का बल्ला नहीं मिलेगा। तो बाकी जो लोग, या बल्ला मिल जाएगा, बाकी जो लोग होंगे ना उनका क्या बनेगा। उनके लिए फिर ये है कि जनरल सिंबल्स बनाए जाएंगे। उनमें अगर कोई फार्मर पहले कोई एमपी एमएनए रह चुका है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि सर आप चूज़ कर लें इनमें से कोई, वो चूज़ कर लेगा। तो उसके बाद जो बाकी हैं उनको फिर रैंडमली जो है ना वो अलॉट किए जाएंगे लॉटरी मेथड से, जिसके नाम पे जो निकल आया, ठीक है। तो उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। आप देखें पहले भी लिस्ट फाइनल हुई, सिर्फ नाम थे 65 पे, ठीक है, 64 पे सॉरी। अब जो है ना 68 पे, 67 पे हमने बात की कि 67 पे क्या होगा कि कंटेस्टिंग इलेक्शन की उनके सिंबल्स के साथ जो है ना वो लिस्टें फाइनल हो जाएंगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट आफ्टर द सिंबल अलॉटमेंट आरओ पब्लिश द नेम इन उर्दू अल्फ़ाबेटिक लेटर्स विद द सिंबल्स, ठीक है जी। रशीद अकबर ख़ान आगे जो है उसका सिंबल लगा दिया जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान उसका आगे सिंबल लग जाएगा। इशू पब्लिक नोटिस ऑफ पोल डेट एंड आवर्स। फिर उसके बाद जैसे ही इनकी लिस्ट फाइनल होगी तो जो मतलब ये है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शन होना है उसकी डेट और आवर्स 8 घंटे तकरीबन टाइम होता है, तो वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ये हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी जो है ना इनकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है ये मौजूद होती है, और ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर भी ये लिस्ट आवेज़ा की जाती है, ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। वन डे पोल 69 सेक्शन है कि इलेक्शन सिर्फ एक दिन होगा, इलेक्शन सिर्फ वन डे पे मुश्तमिल होगा, चाहे वो नेशनल का है प्रोविंशियल का है, इकट्ठे हो रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ पोल कैन नॉट हैपन ड्यू टू डिज़ास्टर्स ईसीपी विल रीस्केड्यूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी। बाज़ औक़ात यूँ होता है, यूँ भी होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन 2 4 5 पोलिंग स्टेशंस पे नहीं हो पाते, तो ये भी पॉसिबल होता है, तो फिर उनका बाद में ले लिया जाता है। तो इलेक्शन सिर्फ एक ही दिन होंगे। और इजाफा पोल 8 घंटे पे पोल मुश्तमिल होगा, और ये पोल जो है ना यानी पोलिंग टाइम सुबह मिसाल के तौर पर 8 है तो शाम 4 बजे तक पोलिंग स्टेशन चलेगी, 4 के बाद क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन 4 बजे तक जो भी पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गया तो वो जो है ना वोट डाल के जाएगा, चाहे रात के 10 भी बज जाएँ, ठीक हो गया। ये टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है पूरे के पूरे नेशनल या प्रोविंशियल का नहीं,
किसी स्पेशल केस के अंदर जो है ना ये टाइम बढ़ाया जाएगा। तो बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जाता है, 3 घंटे पहले, यानी 4 बजे टाइम है क्लोजिंग का, तो 1 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा कि पोलिंग जो है वो 5 बजे तक बढ़ाई जा रही है। तो इस तरह अनाउंस कर दिया जाएगा। ये था जी आपका लेक्चर। हम कोशिश करेंगे कि इसके 15 से 17-20 स्लाइड्स तक ही पढ़े, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, बहुत से लोगों के लिए नई चीज़ भी है और है सारी रटे वाली। तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ। तो बहरहाल कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी।